मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सोचता हूं कि राहुल गांधी विकसित हो गए हैं। ऐसा विकसित व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है। राहुल गांधी को शब्द चयन तो आता ही नहीं है, संस्कार उन्होंने प्राप्त नहीं किए। अति सर्वत्र वर्जयते, हर चीज की अति बुरी है। राहुल गांधी अब उसी अति की लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीएम टेररिस्ट नजर आते हैं और राहुल गांधी को गद्दार। सिर्फ मोदी ही नहीं, अमित शाह और आरएसएस भी। बदजुबानी मौजूदा पॉलिटिकल लैंग्वेज में घुस चुकी है। किसने कब क्या कहा के वार पलटवार होते रहते हैं, पर सरनेम में गांधी लगाने वाले, तमाचा पड़ने पर दूसरा गाल आगे करने के आदर्श वाले देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहें तो सवाल उठता है, किसने दिया ये अधिकार? कहां गए आपके संस्कार? आप भी अलग नहीं है, बुरों की लिस्ट में बुरे के ही तौर पर शुमार हो। क्या ऐसा व्यक्ति बढ़ते बदलते भारत की आवाज और चेहरा हो सकता है? आज इसी पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से जेपी यादव, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस से और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत यादव भाई आपसे कर रहा हूं। मुझे पता है राहुल गांधी ने जो कहा उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। उल्टा अगर वो किसी को अट्रैक्ट करना चाहते होंगे तो हो सकता है उनका स्वाद भी कसैला कर दिया हो और कुछ छिटक ही गए हों। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप किसी को कंटिन्यू देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, नक्सल, अर्बन नक्सल बोलते रहेंगे तो वो पलट के कुछ तो बोलेगा ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये राहुल गांधी का और कांग्रेस का जिस प्रकार से देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति के अंदर ऐसे शब्दों का जो देश की जनता ने चुना है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे लगता है देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये निश्चित रूप से मान के चलिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री को जिस प्रकार से एक इंडिकेट करके, मतलब शब्दों का जिस प्रकार से कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और ये शब्द जिस प्रकार से बोले गए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का ये मानसिक दिवालियापन है। लेकिन फिर मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप किसी, जैसे हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तू चोर है, तू चोर है, नहीं तू चोर है। मैं ये पूछ रहा हूं कि बेसिकली अगर आप किसी को देशद्रोही अर्बन नक्सल बोलते रहेंगे तो वो पलट के कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही इसलिए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार से जो है वो बदला लिया, आतंकी हमले का बदला लिया जिस प्रकार से, और एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, किस प्रकार से कांग्रेस ने, इसी राहुल गांधी ने जो है ना, किस प्रकार से सबूत मांगे सेना के पराक्रम के, सेना के साथ से जिस प्रकार से सबूत मांग रहे हैं। इसी देश के अंदर रहने वाला राहुल गांधी इसी देश की सेना के पराक्रम का, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, उससे सबूत मांग रहे हैं। एक बात बताइए, तो मुझे लगता है एक बात बताइए, कहीं ना कहीं एक बात बताइए, नक्सली में तो ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, नक्सली यहां वहां छिपे हुए हैं, देशद्रोही यहां वहां छिपे हुए हैं। आपकी नजर में जो अर्बन नक्सल है और देशद्रोही है और नजर के सामने है, वो जेल में नहीं है। इन आरोपों पर आप कोर्ट में ले जा सकते थे, आप इनको गिरफ्तार कर सकते थे। आपने एक देशद्रोही को और एक अर्बन नक्सल को खुले में क्यों छोड़ रखा है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता जवाब देती है। मुझे लगता है शायद इस पे मुझे, अरे लोकतंत्र के अंदर गद्दार, लोकतंत्र के अंदर देशद्रोही की जगह नहीं है, इसलिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर देशद्रोही की जगह नहीं है। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में अर्बन नक्सल की और देशद्रोही की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस मोर्चे पे कांग्रेस, ये व्यक्ति कोर्ट के बाहर क्यों है? जिस मोर्चे पे जो है कांग्रेस पार्टी, ये व्यक्ति जेल के बाहर क्यों है? देश की जनता ने जवाब दिया है। अरे भाई सुनिए, अगर कल को मैं बिक जाता हूं, आईएसआई मुझे खरीद लेती है, तो आप मुझे यही छूट देंगे क्या कि आप तो घूमो, देश की जनता आपको जवाब देगी? देशद्रोही को तो कानून के दायरे में लाइए और जेल में डालिए। देखिए, एजेंसियां उसके ऊपर अपना काम करती है स्वप्निल जी, काम एजेंसियों का, एजेंसियां काम करती है। देश के अंदर जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की चीजें आदमी व्यवहार में लाता है, निश्चित रूप से वैसा वो प्रतीत होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब देश की सेना ने जब पराक्रम दिखाया, देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो
आप बताइए, राहुल गांधी ने सबूत मांगे उस समय? ऑपरेशन सिंदूर में कोई सबूत नहीं मांगे हैशटैग में मांगे, सर्जिकल टाइम में सबूत मांगे, दोनों टाइम में सबूत मांगे कि इसके सबूत दीजिए कि पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे, पाकिस्तान जो आतंकी ठिकाने थे, वो हमारी सेना ने नेस्त नाबूद किए हैं। इसके सबूत जो है राहुल गांधी ने उससे मांगे थे। इन चीजों से क्या प्रतीत होता है आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं। प्रियदर्शी भटनागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, देखिए क्या है कि मैं ये समझना चाह रहा था, ये जो राहुल गांधी ने कहा है उसमें कोई तो आपका एक ऐसा लॉजिकल पॉइंट होगा जो इसे गांधीवाद से जोड़कर साबित कर दे। तो मुझे ये बताइए कि इसमें गांधीवाद कहां है? जी देखिए, बात निकलेगी ना तो फिर वो दूर तलक जाती है। ले जाइए। आज आप देख लीजिए 2014 से देशद्रोही और गद्दार कहने का सर्टिफिकेट बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी को जब आप आज उनके गृहबान में झांकने के लिए कुछ बोला गया तो बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं उदाहरण दूंगा किस लिए कहा है। साथ साथ में राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि वो गद्दार हैं जो संविधान को खत्म करते हैं। कहां उनको खत्म गद्दार कहा जाता है? कहां खत्म और हुआ? उनको गद्दार कहा जाता है जो संविधान को खत्म करते हैं। अरे पर संविधान हम खत्म कहां प्रारंभ से हुआ? आरोप लगा रहे हैं इनको। संविधान संविधान खत्म कब हुआ? गालियां दे रहे हो आप। संविधान के संविधान द्वारा संविधान को खत्म कर रहे हैं, उसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अभी तो आपको एक दो जीवंत उदाहरण लेटेस्ट बता देता हूँ। हाँ। सबसे लेटेस्ट उदाहरण तो आपका नीट पेपर लीक है। 2024 के अंदर जब नीट पेपर लीक हुआ था, उस समय कार्रवाई ना करके उस एसआई भर्ती लीक में भी संविधान को खतरा हुआ होगा? नहीं, उसके अलावा मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा ना। संविधान को कब खतरा हुआ है? इमरजेंसी के टाइम पर हुआ है। ये जिक्र कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का ही, जब ये जिक्र कर रहे थे तो आप बताइए कि भारत का संवैधानिक प्रधानमंत्री जिस युद्ध विराम की घोषणा नहीं करता, विदेश अरे मेरे भाई प्रियदर्शी भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियदर्शी भाई, प्रियदर्शी भाई मेरी बात सुनिए, प्रियदर्शी भाई मेरी बात सुनिए। आप ये कहना चाहते हैं कि वो सापनाथ है और आपकी जुबान से आप नागनाथ हैं, फिर अंतर कहां है? इसमें संस्कार कहां है? इसमें गांधीवाद कहां है? कहीं नहीं है। देख, गांधीवाद है तभी तो कांग्रेस में सत्य, अहिंसा और बलिदान ये कांग्रेस की महात्मा गांधी ने कब अंग्रेजों को गालियां दी? हम सच बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को गालियां कब दी? सच बोलना भी एक साहस होता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को गालियां कब दी? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को गालियां कब दी? अपनी जुबान की गरिमा कब खोई? देखिए, गद्दार आप ये कह रहे गालियां कब दी? जब भारतीय जनता पार्टी गद्दार और देशद्रोही कहती है तब तो ये नहीं कहते कि ये प्रियदर्शी भाई, तब तो ये आपसे पहले मैंने देशद्रोही वाले पे सवाल का जवाब ले लिया। आज आप देख लीजिए। नहीं प्रियदर्शी भाई, मुझे नहीं पता दूसरे एंकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने सबसे पहले देशद्रोही वाले पोर्शन पर ही बीजेपी से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि जहां पर राहुल गांधी गलत है वहां गलत है, और माफी मांगना वो तो कोर्ट कहेगा, अपने आप मांगेंगे। आज मांग चुके हैं। आज मैं आपको बता दूं ना, आरएसएस को भी उन्होंने इंडिकेट किया है, बीजेपी को इंडिकेट किया है। जब देश आजाद हुआ तब से लेके आप देखेंगे, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इनकी क्या पृष्ठभूमि और क्या भूमिका रही है। इन अंग्रेजों की मुखबिरी करने के आरोप है। दो सेकंड बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया। प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड, प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड, देश की आजादी प्रियदर्शी भाई मेरी बात सुनिए, प्रियदर्शी भाई 2 सेकंड मेरी बात सुनिए, देख लीजिए, बहुत जरूरी सवाल है। मैं ये आपसे कह रहा हूं, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तिरंगा फहराने में गर्व का एहसास होता है, ठीक है। आरएसएस ने बहुत लंबे वक्त तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, स्वीकार है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक तो मैंने अपने घर में भी तिरंगा नहीं फहराया। उससे मुझे किसने दूर रखा हुआ था? और अब जब हर घर में हम तिरंगा फहरा सकते हैं, किसने हमें इस गर्व के एहसास को लेने दिया? तो गद्दार कौन है? वो जिसने मुझे घर पर तिरंगा फहराने के गर्व से दूर रखा, या वो जो मेरे को यह अधिकार देता है कि मैं अपने घर पे तिरंगा फहरा पाऊं? देखिए, तिरंगे की जो सम्मान की यात्रा है, ये तिरंगे की सम्मान की यात्रा भी कही जा सकती है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तिरंगे को सम्मान के रूप में रखा, इसको बेकदरी से बचाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे को अपमान किया। ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूं, आप अपने कार्यालय। ठीक है प्रियदर्शी भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। एक सवाल और है मेरा आपके लिए, लेकिन मैं अगले राउंड में जब आपके पास आऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा। एकलव्य, मैं क्या कह रहा हूं, मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, जिसका मतलब यह है कि मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा है।
मुझे इन बयानों में जो राहुल गांधी धीरे धीरे मतलब मुझे याद है आपने चौकीदार चोरे कहा, आपको बैकफायर कर गया। आपने जब जो कहा वो आपको बैकफायर कर चुका है। बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि एक वो अपशब्दों वाला वीडियो आता है, आपको बैकफायर करता है। और एक बार फिर ये सेल्फ गोल है, इससे कोई वोट नहीं आने वाला, बल्कि हमारे देश की जनता इतनी इमोशनल है, जब वो सुनेगी तो हो सकता है जो इनका सिंपथाइजर हो वो भी पलट जाएगी, बोले ये क्या है यार, ये तो हमने नहीं सोचा था। देखिए स्वप्निल जी, एक बात तो है कि मैं आपसे सबसे पहले क्षमा मांग के आपकी एक बात से डिसएग्री करना चाहूंगा। आप बार बार माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से पूछे जा रहे हैं कि इसमें गांधीवाद कहाँ है, गांधीवाद कहाँ है। इसमें गांधीवाद ही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के समय कह दिया था कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिले तो कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब राहुल गांधी जी ने ठान ली है कि कांग्रेस को वो खत्म कर देंगे। तो महात्मा गांधी का सपना राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसमें गांधीवाद तो है। देखिए एक बात समझिए स्वप्निल जी कि एक वंशवाद की जो है ना एक फितरत होती है कि इसका जो अंत होता है ना वो हमेशा कुछ इस तरह से ही होता है। और अभी अगर आप आप ये कह रहे हैं कि ये डाउनफॉल के संकेत है। मैं आपको बताता हूँ इसके संकेत, मतलब सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं है, मैं ओवरऑल वंशवाद की राजनीति की बात कर रहा हूँ। और 2024 के बाद से स्पेशली आप जो कुछ चुनाव देखेंगे तो चाहे स्टालिन हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, और यहाँ हमारे वैभव गहलोत जी भी अशोक गहलोत जी के व्यक्तिगत बूथ पे हार गए थे। तो देखिए एक बात समझिए स्वप्निल जी कि इस देश की जो जनता है ना वो डायनास को रिजेक्ट कर रही है। और नहीं, पर पैथेटिक ये है कि लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं जैसा वगैरह नहीं, लेकिन पैथेटिक है प्रियदर्शी भाई, पैथेटिक है कि हम उसको बयान को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कांग्रेस को सामने आके बोलना चाहिए था कि राहुल कम से कम इस बयान से वापस ले लो, पर ये आपने नहीं किया। मतलब आप दूसरों से अलग नहीं है, आप भी वही हैं जो दूसरे हैं। लेकिन प्रियदर्शी भाई मैं आऊंगा आपके पास एक बार, एकलव्य से मेरी बातचीत खत्म हो जाए। हम इस सच को स्वीकार करते हैं। क्या सच को स्वीकार कर रहे हैं आप? इस सच को स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो 100% सच है। अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना कि पैथेटिक बात यह है कि आप इस बात का बचाव कर रहे हैं, जिस बात का बचाव हो ही नहीं सकता उस बात का आप बचाव कर रहे हैं। हाँ, एकलव्य जी, मेरे लिए इसमें दो ही पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जब किसी वंशवाद से चल रही पार्टी में किसी को जब लगता है कि ये देश मेरी जागीर है तो, और वो उसको नहीं मिलता, 15 वर्ष के लिए गुजरात से कोई व्यक्ति आके और इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि इसमें क्या अच्छाई या मुझ में क्या कमी रह गई होगी। उसकी दुख, दर्द, पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो निराशा बन जाती है, और निराशा जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इस तरह की एक मानसिक बीमारी बन जाती है। मैं नहीं तो क्या मदन राठौड़ का विक्षिप्त कहना सही है? नहीं स्वप्निल जी, इसके लिए भी तथ्य हैं। नहीं, पर क्या मदन राठौड़ का विक्षिप्त कहना सही है? बिल्कुल एलओपी को वो भी उतना ही गलत है जितना राहुल गांधी का गद्दार कहना है जी। आप देखिए कि कोई क्रिया होगी ना तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा होगी। करेक्ट, नहीं 2 सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं तो करूंगा ना आपको इंटरप्ट। मैं आपसे ये कह रहा हूं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन पॉलिटिक्स, और ज्यादा बड़ा रिएक्शन। आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, आप खालिस्तानी पाकिस्तानी का तो सर्टिफिकेट बांटते ही रहते हैं। हाँ। अगर पलट के गद्दार शब्द आया बाय दैट लॉजिक तो फिर वो गलत नहीं है। अब मैं अपना जवाब दे दूं। मुझे ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि देखिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी की भी जो मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनने के पहले की जो प्रतिक्रियाएं रही होंगी उसमें से कई ऐसी हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी ने भी बहुत सारी चीजें कही हैं जिसकी हम निंदा करते रहे हैं आज तक। लेकिन मैं समझता हूं स्वप्निल जी कि जब कोई प्रधानमंत्री के पद पे आ जाता है, उसी तरह से जब देश का कोई नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, क्या मोदी जी ने कभी व्यक्तिगत राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद? क्या मोदी जी ने व्यक्तिगत उन्हें कभी देशद्रोही कहा है? तो मुझे लगता है स्वप्निल जी, ये देश के इतने बड़े पद हैं कि इनकी पद की एक भाषा की मदन राठौड़ ने विक्षिप्त कहा है। हाँ? मदन राठौड़ ने विक्षिप्त कहा राहुल गांधी। मैं इसी को तो बता रहा हूँ स्वप्निल जी कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, और इसके मैं आपको बता रहा हूँ कि तथ्य क्या है स्वप्निल जी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बस 2-3 छोटे-छोटे एग्जाम्पल। जब भारत, बिल्कुल मुझे एक राउंड और लेना है। हाँ तो बस 20 सेकेंड्स।
देखिए, जब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता है, उस समय आप बोल रहे हो कि द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। आप ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे कि ऑपरेशन कैसी सिंदूर में तो अर्थव्यवस्था कुछ है? नहीं बोला। क्या ऑपरेशन सिंदूर में जब पूरा देश उसके भारतीय सेना के पराक्रम की बात कर रहा था, तो क्या ये नहीं पूछा गया कि हमारे कितने जेट गिरे? तो देखिए स्वप्निल जी, मैं मानसिक प्रवृत्ति या जो विक्षिप्त वाली बात हुई ना, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक इंसान को निराशा में ऐसा लगने लगता है कि देश बर्बाद होगा तो मैं आबाद होऊंगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यादव भाई देखिए, अब यादव भाई देखिए क्या है, मैं भाषाई गरिमा वाले विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है? वो ना आप मेंटेन करने वाले हैं, ना कांग्रेस मेंटेन करने वाली है। इसके सबूत पिछले 10-12 साल में हमने कई बार देख लिए। लेकिन मैं इस पचड़े में पढ़ना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि देश का चुना हुआ प्रतिनिधि या देश ने जिसको चुना है, और ये लेवरेज आप लेते हैं, तो राहुल गांधी को भी वही देश चुन रहा है, और तो कोई नहीं चुन रहा। आपके हमारे जैसे लोग ही चुन रहे हैं, वोट दे के ही चुन रहे हैं, और तो कोई नहीं चुन रहा। तो फिर आपका ये सारा ज्ञान उस वक्त ठंडे बस्ते में या आपके बस्ते में क्यों चला जाता है जिस वक्त राहुल गांधी पर हमला बोलने की बारी आए? देखिए मैं बताऊं आपको, एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, और मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री। देश की 140 करोड़ आबादी ने, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उनको चुना है। निश्चित रूप से इसी लॉजिक तो नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी बने हैं ना, इसी लॉजिक से बने हैं। उनको तो आप देशद्रोही, अर्बन नक्सल सारी चीजें कह रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मदर को आप न जाने क्या क्या बोल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं, मोदी जी के लिए कांग्रेस ने क्या कहा आज तक है, आप ये महसूस करोगे इतनी गालियां जो है वो मोदी जी के लिए कांग्रेस के लोगों ने इस्तेमाल की है कि आप गिनते गिनते समय कम पड़ जाएगा, गालियां कांग्रेस के लोगों को खत्म नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं आपको कि जितनी गालियां कांग्रेस ने जो है वो मोदी जी को दी है, देश की जनता ने उतना ही प्यार और आशीर्वाद जो है वो मोदी जी को दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने पीएम को कब कब गाली दी। सोनिया गांधी जी ने कहा मौत का सौदागर, आपके सामने एक बात है। सोनिया गांधी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो जहर की खेती करने वाला है। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने पीएम को भोपू कहा, जेब कतरा कहा। देश के प्रधानमंत्री को, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके प्रधानमंत्री को कह रहा है जेब कतरा। मतलब इनकी आप शब्दों की एक वो देखिए, शब्दों का चयन देखिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन, देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी को हमने शूर्पणखा या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या इस टाइप की बातें बोलते सुना है ना। तो उसमें तो मैं महिला सम्मान भी नहीं ढूंढ पाया, जिसकी दुहाई अभी हाल ही में आप लोग वंदन अधिनियम के तहत दे रहे थे। मैं एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने शब्दों का चयन किया है वो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर पहले किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। ठीक, मैं कहता हूं ये बात तो गलत कहा है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता इस चीज को स्वीकार नहीं करती है। कहीं न कहीं राहुल गांधी के संस्कार, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं कि संस्कार कहां है। ये बात मैं फिर आपके यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जो विदेशी बिल्कुल सही, ठीक है, राहुल गांधी का है, ये संस्कार वही। यादव भाई 2 मिनट, अब 2 मिनट, यादव भाई 2 मिनट। प्रियदर्शी भाई देखिए क्या है, कई सारी बातें हैं। अब जैसे कोर्ट में जाकर माफी मांगनी ही पड़ी, तो इसका मतलब, अच्छा कोर्ट ने भी कहा कि भारत में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है राहुल गांधी को। संस्कार कहां है? आप दूसरों से अलग नहीं हैं, आप ठीक वैसे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप यहां पर नफरत की दुकान बंद करवाने आए हैं, दिल में इतनी नफरत लेकर कि इस बात का भी आपको भान और ज्ञान न रहे कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं वो देश का प्रधानमंत्री है। पद की तो गरिमा होगी ना सर। देखिए, पद की गरिमा है, पद की गरिमा उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, अमित शाह और बीजेपी के लिए संयुक्त रूप से कहा है। अच्छा, इनकी पृष्ठभूमि और जो इनकी कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल इस पे सूट करती है। आप जैसे अभी आप ये बड़ी महिला वंदन की बात कर रहे थे, मैं इनको महिला आरक्षण की एक बात बता दूं। ये जो बिल लेकर आए 2025 में लेकर आए, और 2025 में इन्होंने घोषणा करी थी कि हम उसको 2027 की जो जनगणना होगी उसके आधार के ऊपर। क्या बोल रहे हैं आप? 2025 में क्या कब हुआ ये? 2025 तो मेरे सामने बीता के आधार पे देते हैं। नहीं, 2025 तो मेरे सामने बीता प्रियदर्शी भाई, फैक्ट्स तो चेक कर लें। बात से फिरता है उसको गद्दारी। अरे 2025 में कब हुआ प्रियदर्शी भाई? कम से कम फैक्चुअल तो बोले, 2025 में कब हुआ? स्वप्निल जी एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रियदर्शी भाई 2025 में कब हुआ भाई?
कम से कम फैक्चुअल तो बोलो। 2025 के अंदर जब इन्होंने 23 पेश किया तब इन्होंने ये कमिटमेंट किया कि हम इसके अंदर जो 2027 के अंदर जब इसको लागू करेंगे तो उसके अंदर हम जनगणना के 2027 की जनगणना के आधार पे लागू करेंगे, उनकी सीटों के आधार के ऊपर, जबकि आप 2011 की सीटों के आधार के ऊपर कर रहे हैं। 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई, और एक बहुत जरूरी सवाल है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुनिए, 2 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैंने आपके सारे तर्क सुने, उसी तर्कों के आधार पर मैं एक सवाल बना रहा हूं, ठीक है? तो हर वो प्रधानमंत्री जो वादा करे और उसको पूरा ना कर पा रहा हो, वो गद्दार है। हर वो प्रधानमंत्री, सुनिए, हर वो प्रधानमंत्री जिसने इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, संविधान को खतरे में डाला हो, वो गद्दार है। ठीक? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और वादा किया था, गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो भी संविधान पर हमला था। तो अब इंदिरा गांधी क्या है सर, बाय योर डेफिनेशन, प्रियदर्शी भटनागर जी? उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि युद्ध विराम की घोषणा कभी अमेरिका ने करी हो देश के साथ। ठीक है, अरे बीच में मत बोलो, मुझे क्रॉस करना आता है यादव भाई, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा। आपको बहुत मुस्कुराहट आ रही है एकलव्य जी। प्रियदर्शी भाई देखिए, मैंने आपके लॉजिक से आपको काउंटर किया है, मैंने आपके लॉजिक से आपको काउंटर किया, आप उस लॉजिक पर जवाब मत खरीदना चाहिए। देखिए, सोना मत खरीदिए, बाहर की यात्रा मत करिए आपको। और उसके बाद क्या होता है, बंगाल चुनाव से पहले कहते हैं आप फूको ना, आप तो फूकोगे ही थे। आज आप देख लीजिए, आप कह रहे हो कि वो चुनावों में इतनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे, फरवरी में राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी, वो भी तो गाड़ियां ही दौड़ा रहे थे। की जनता के साथ में गद्दारी है ये, ठीक है, भारत की जनता के साथ में गद्दारी है। ठीक है, आप तो जावे 100 से ज्यादा देशों की यात्रा करें और जनता को यात्रा करने से मना करते हैं, सोना खरीदने से मना करते हैं। राहुल गांधी विदेश नहीं जा पा रहे, बहुत बार गए लोकसभा में, अमित शाह ने बताया 54 बार तो तब गए हैं ऑफिशियल। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। मैं क्लोजिंग के टाइम पर एक पर्सपेक्टिव यहां पर क्रिएट करना चाहता हूं। एकलव्य, मैं बहुत सिंपल से पर्सपेक्टिव पे एक बात लाना चाहता हूं, ठीक है? एलओपी के तौर पर अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि इस तरह की लैंग्वेज से या बीजेपी की पिच वाली लैंग्वेज से आप वोट बटोर लेंगे, तो नहीं, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फेस इन फ्रंट ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि एक पार्ट तो ये हुआ, अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये दोनों तरफ से ही होता है, राजनीति में संस्कार नहीं बचे और ये सारी चीजें। तो फर्स्ट राउंड में अपन ने इसकी बात कर ली। सेकंड राउंड में मुझे लगता है कि एक हम ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी जो बंगाल में किया खास करके कि अपनी इंडिया अलायंस के पार्टनर को जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं समझता हूं, हाँ डिस्कार्ड किया, हाँ नहीं तो डिस्ट्रॉय ही करना था। द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तमिलनाडु में भी आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उसमें यही थी स्वप्निल जी कि अल्टीमेटली अगर वहां पे टीएमसी डिस्ट्रॉय होगी तो आने वाले समय में वहां पे विपक्ष में कांग्रेस के लिए जगह बनेगी। तो मैं समझता हूं स्वप्निल जी कि राहुल गांधी जी का अगला टारगेट अखिलेश यादव है और अभी एक संयुक्त विपक्ष की तरह वो पूरी रेप्यूटेशन विपक्ष की डिस्ट्रॉय करके जब अखिलेश यादव खत्म हो जाएंगे, एक दो और इनके जो अलायंस पार्टनर्स के जो एकाध स्टेट बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब ये 28-29 आंशिक तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। दरअसल राहुल गांधी इस दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं कि वो चाहते हैं INDIA का फेस बनकर मैं ही निकलूं, और इसके लिए उन्हें जिस तरह का भी हाथ पैर मारना पड़ेगा वो मारेंगे। उन्होंने इस गद्दार शब्द से वही काम किया। मैं आपकी बात में ऐड कर देता हूं, आप सही कह रहे हैं, वो अभी तक यही ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने अब ये समझा है कि भैया इंडिया अलायंस तो मुझे कभी अपने फेस की तरह एक्सेप्ट करने नहीं वाला संयुक्त रूप से, तो मैं इंडिया अलायंस के बाकी लोगों को डिस्ट्रॉय ही कर देता हूं ताकि कांग्रेस ही इंडिया अलायंस हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्राइम डिबेट और अब मुझे इजाजत दें परमानेंटली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।